Hello students, welcome to newspaper reading article 19. Today's article is about the dispute between Future Group and Amazon. आज का जो आर्टिकल है वो विवाद के बारे में जो हाल ही में सुनने में आया। फ्यूचर ग्रुप का बेहतर बिग बाजार के जो है माध्यम से जानते हैं। बिग बाजार जो रिटेल चेन है वो फ्यूचर ग्रुप ओन्ड है और अमेजोन को भाई आप जानते हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है सब कुछ हम अमेजोन से बहुत चीज़ें मंगाते हैं। तो हाल ही में इनके बीच में कुछ विवाद हुआ है। आज का आर्टिकल हमारे को उसके बारे में जानकारी देगा। आर्टिकल का टाइटल है व्हाट इज द टसल। टसल किसी प्रकार के डिस्प्यूट को बोलते हैं, कंटेंशन को बोलते हैं, स्ट्रगल को बोलते हैं, विवाद को बोलते हैं। व्हाट इज द टसल बिटवीन फ्यूचर ग्रुप एंड अमेजोन। क्या विवाद है फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में, एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, और आगे क्या होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपा। जिस्ट जिस्ट का मतलब जनरल आइडिया की अगर हम बात करें, एसेंस की बात करें, सार की बात करें, वो आपको इसी पैराग्राफ से मिल जाएगा। वो क्या है, आफ्टर फ्यूचर्स एग्रीमेंट विद रिलायंस। फ्यूचर ग्रुप के एग्रीमेंट के बाद, जो कि किसके साथ हुआ, रिलायंस के साथ हुआ। अमेजन ने कहा कि द डील वॉज अ वायलेशन, की डील जो थी वो एक उल्लंघन था, ऑफ अ नॉन कम्पीट क्लॉज एंड अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट इट हैड साइंड विद द फ्यूचर ग्रुप। तो उन्होंने कहा ये एक उल्लंघन था इन दो क्लॉजेस का, एक नॉन कम्पीट क्लॉज है, एक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट है, जो कि उन्होंने साइन किए थे फ्यूचर ग्रुप के साथ। इस तरीके के दो समझौते या दो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए होंगे फ्यूचर ग्रुप के साथ। तो अमेजन ने कहा कि भाई हमने ये साइन कर रखा था, और अगर फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ एग्रीमेंट किया है तो ये जो हमारे साथ उनका एग्रीमेंट था ये उसका क्या है, ये उल्लंघन है। डिटेल में तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं। किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल्स ₹24,713 crore deal to sell its retail, wholesale, logistics and warehousing units to Mukesh Ambani's Reliance Retail and Fashion Style has run into legal trouble. तो किशोर बियानी लेड का मतलब है जो फ्यूचर रिटेल के मुखिया कौन है, किशोर बियानी। तो उनके नेतृत्व में जो फ्यूचर रिटेल की 24,713 करोड़ की डील हुई है। किस चीज की डील हुई है, बेचने की, टू सेल। क्या बेचने के लिए, अपना रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग यूनिट्स। और किसको बेचने की बात हुई है, किसको, टू मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल एंड फैशन स्टाइल। तो जो किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल की डील हुई है 24,713 करोड़ की, बेचने के लिए अपना रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग यूनिट्स, इसको मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को और फैशन स्टाइल को, हैज रन इनटू लीगल ट्रबल। अब ये जो है लीगल विवादों में जो है पहुंच गई है। विद ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट अमेजन क्लेमिंग, जहां कर की जो विश्व के बड़े ई कॉमर्स जायंट हैं अमेजन, वो क्लेम कर रहे हैं क्या, इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स थे, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे, उसके अनुसार कुछ उल्लंघन हुआ है, कुछ हमारे समझौतों का उल्लंघन हुआ है। अभी आर्टिकल के एंड में ये रन इन टू वगैरह मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैंने हाईलाइट इसीलिए कर दिया, इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक आपको देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। तो सार तो समझ गया, समझ आ गया कि फ्यूचर रिटेल का इतने करोड़ रुपए का एक डील हुआ है अपनी रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग यूनिट्स बेचने का। अब रिटेल और होलसेल तो सबको समझ आता है। लॉजिस्टिक्स पे बात करूंगा मैं ज़्यादा। लॉजिस्टिक्स को ना अगर हम सरल शब्दों में समझे तो कोई कंपनी कहाँ से प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करती है, प्रोक्योर का मतलब हासिल करती है, फिर उसको मेंटेन कैसे करती है, उसको वेयर हाउसिंग कैसे करती है, स्टोर कैसे करती है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाती है, ये जो चेन है इसको आप लॉजिस्टिक्स बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, किशोर बियानी की जो फ्यूचर रिटेल है वो किसको बेच रही है, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइट को बेच रही है, और अमेजन ने जो बोला है कि ये विवादित है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर रिलायंस डील। तो ये जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील है ये आखिरकार है क्या, इससे पता लग जाएगा। इन अगस्त दिस ईयर, इस वर्ष अगस्त में, बियानीज फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उन्होंने एक समझौता करा, एक एग्रीमेंट करा, कॉन्ट्रैक्ट करा विद रिलायंस रिटेल के साथ, जो कि एक सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब क्या है, ये हिस्सा है, पार्ट है एक बड़ी कंपनी का। ये जो एक सब्सिडियरी है ऑफ द अम्ब्रेला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, और रिलायंस रिटेल भी उन्हीं कंपनियों में से एक है। तो ये समझौता किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप का हुआ, किसके साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी के साथ। और वो क्या हुआ, समझौता किस चीज का हुआ, टू सेल इट्स रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग टू द लेटर। ये अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी लिया कि अपना रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स बेचने का उन्होंने समझौता करा। एज अ पार्ट ऑफ द डील, डील के एक प्रावधान के अनुसार,
डील का एक हिस्सा ये भी था, फ्यूचर रिटेल विल सेल इट्स सुपरमार्केट चेन बिग बाजार। तो डील में ये प्रावधान है कि फ्यूचर रिटेल जो है अपना जो सुपरमार्केट ब्रांड है बिग बाजार, बिग बाजार बहुत कॉमन है, बहुत लोग आप गए भी होंगे शायद बिग बाजार, तो उन्होंने डील के अनुसार फ्यूचर रिटेल जो है बिग बाजार को जो है बेचेगा। और प्रीमियम फूड सप्लाई यूनिट फूड हॉल, इनका एक और जो है बिजनेस वेंचर है जिसका नाम है फूड हॉल, जो कि प्रीमियम फूड सप्लाई करता है। अब प्रीमियम फूड कौन सा फूड होता है, जो कि क्वालिटी में भी जो होता है बेटर होता है और जिसका दाम भी हाई एंड होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बोले किसको जाता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स से जो होते हैं बेटर इन क्वालिटी होते हैं और उनका दाम भी उसी हिसाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बिग बाजार की एक प्रीमियम फूड सप्लाई यूनिट है फूड हॉल, उसको भी बेचेंगे, बिग बाजार को भी बेचेंगे। एंड फैशन एंड क्लोथ सुपर मार्ट, और फैशन और क्लोथ्स का जो सुपर मार्ट है, ब्रांड फैक्ट्रीज रिटेल एज वेल एज होलसेल यूनिट्स टू रिलायंस रिटेल। तो इतनी सारी चीजें बेच रहे हो, क्या बेच रहे हैं, अपना बिग बाजार बेच रहे हैं, फूड हॉल को बेच रहे हैं, और फैशन और क्लोथ सुपरमार्ट भी जो है उसका रिटेल और होलसेल का हिस्सा भी वो किसको बेच रहे हैं, रिलायंस रिटेल को बेच रहे हैं। द फ्यूचर ग्रुप वॉज अंडर इमेंस प्रेशर, फ्यूचर ग्रुप जो था उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कोई भी चीज़ इमेंस है तो उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा संख्या में है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर था, किसका, लेंडर्स का। लेंडर्स कौन हो गए, देनदार, जिससे फ्यूचर ग्रुप ने कर्जा लिया हुआ था। लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जिसमें लेंडर्स में सबसे आगे कौन थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वो किस बात का उन पर प्रेशर था, टू मैनेज इट्स डेट, कि वो अपने कर्जों को मैनेज करें, यानी कर्जा चुकाएं। एंड द डील इज सीन एज अ बिड, और इस डील को देखा जा रहा है एक बिड की तरह। बिड यहाँ पर नाउन है, कैसे पता लगा, आर्टिकल अ दिख रहा है उससे पहले पता लग रहा है कि नाउन है। बिड के दो मतलब समझिए, बिड के एज अ नाउन दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। बिड का दूसरा मतलब क्या होता है एज अ नाउन, जब हम ऑक्शन में बोली लगाते हैं उसको भी बिड बोला जाता है। तो इसको क्या, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि ये जो डील है ये एक प्रयास है ग्रुप का क्या करने के लिए, टू कट डाउन ऑन द सेम। जब हम किसी चीज को कट डाउन करते हैं तो उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं, उसकी डिग्री इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो इसको जो ये जो डील हुई है इसको एक प्रयास के तौर पे देखा जा रहा है, क्या कम करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए। बिफोर द ऑगस्ट सेल, ऑगस्ट की सेल से पहले रिलायंस को बियानी हैड बीन वूइंग सेवरल बिजनेस ग्रुप्स। तो अगस्त की सेल से पहले बियानी जो ना वू कर रहे थे, कंटिन्यूस फॉर्म में है, आईएनजी लग गया। वो एक वर्ब है, जब हम किसी को वू करते हैं ना तो उसको हम परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि वो आपका पक्ष ले, आपके फेवर में आ जाए, आपको सपोर्ट करे, आपके लिए वोट करे, आपको पसंद करे। तो बियानी जो क्या कर रहे थे, बहुत से बिजनेस ग्रुप्स को वू करने की कोशिश कर रहे थे, टू सेल शेयर, शेयर बेचने के लिए, इन सेवरल कंपनीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप। मतलब वो चाह रहे थे फ्यूचर ग्रुप की बहुत सारी कंपनी, उनके शेयर वो जो है इनको बेच दें और अपना कर्जा चुका दें। तो फिर से पढ़ रहा हूँ कि बियानी हैड बीन वूइंग सेवरल बिजनेस ग्रुप्स, यानी जो है बहुत सारे बिजनेस ग्रुप को वू करते रहे थे शेयर बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों के, इन एन अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करते हुए, क्या, टू कट डाउन ऑन द डेट। कट डाउन का मैंने मीनिंग बता ही दिया था अभी आपको, कर्जा कम करने के लिए। बट हैड नॉट सीन मच सक्सेस, लेकिन उनको बहुत सफलता हासिल नहीं हुई थी। फॉलोइंग द नेशन वाइड लॉकडाउन इन मार्च, और जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ मार्च में, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, जो कि किस लिए हुआ था, कोविड-19 के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए। जब भी हम किसी चीज को कंटेन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं, लिमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, द रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप हैड कम अंडर मोर स्ट्रेस। उसके बाद ये जो रिटेल बिजनेस था फ्यूचर ग्रुप का, ये तो और स्ट्रेस में आ गया था और दिक्कतों में आ गया था। Sales in many of its premium food sales food hall and brand factory had come to a near halt। और जो उनका प्रीमियम फूड का जो जो बिजनेस उपक्रम था फूड हॉल, उसकी सेल्स और ब्रांड फैक्ट्री की जो सेल्स थी वो तो लगभग लगभग थम गई थी, रुक गई थी इन द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, विच लास्टेड मोर देन 2 months। और लॉकडाउन लगभग कितने महीने चला था, तो 2 महीने। तो 2 महीने तक फूड हॉल और ब्रांड फैक्ट्री की सेल्स तो एकदम रुक ही गई थी। वाई इज अमेजन ऑब्जेक्टिंग टू द फ्यूचर रिलायंस डील। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना, ऑब्जेक्ट टू का पेयर बनता है जब हम बात करते हैं आपत्ति जताने की। तो अमेजन जो आपत्ति क्यों जता रहा है इस फ्यूचर रिलायंस डील के लिए। लास्ट ईयर बियानीज फ्यूचर रिटेल हैड साइंड अनदर डील विद ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट अमेजन। वो इसलिए आपत्ति जता रहे क्योंकि पिछले वर्ष बियानी की ये जो फ्यूचर रिटेल है इन्होंने एक और डील, साइंड अनदर डील, उन्होंने एक और डील साइन की थी इस ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट अमेजन के साथ।
ग्लोबल हो गया, विश्व के स्तर पे जायंट का मतलब, अब अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको जायंट का दर्जा दिया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ द डील, उस डील का एक हिस्सा ये भी था, प्रावधान ये भी था, अमेजन हैड एक्वायर्ड, या ये बोल सकता हूँ उस डील के तहत अमेजन ने हासिल किए थे 49% स्टेक। स्टेक यहाँ पर हिस्सेदारी हो गई, पार्ट हो गया। उन्होंने 49% जो है हिस्सेदारी फ्यूचर कूपन्स में हासिल की थी, जो कि प्रोमोटर फर्म है फ्यूचर रिटेल की, इन अ डील वर्थ नियरली 2000 करोड़, और जो डील थी लगभग 2000 करोड़ की थी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स नामक एक कंपनी में 49% जो है हिस्सेदारी ले ली थी, या 49% शेयर खरीद लिए थे उसके। और ये जो फ्यूचर कूपन्स है, एक प्रोमोटर फर्म है फ्यूचर रिटेल की, और ये डील जो है 2000 रुपए की हुई, 2000 करोड़ रुपए की हुई थी। वाइल फ्यूचर रिटेल वुड बी, अब इस डील के और बता रहे हैं कि इस डील को करने का क्या फायदा हुआ था, या इनकी डील में क्या क्या समझौते हुए थे। While the future retail would be able to place its product on Amazon ऑनलाइन मार्केटप्लेस, तो डील के अनुसार जो फ्यूचर रिटेल था वो तो क्या कर पाएगा, वुड बी एबल टू का मतलब है वो तो क्या कर पाता, अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन के ऑनलाइन मार्केटप्लेस में प्लेस कर पाता। द टू हैड ऑल्सो एग्रीड, दोनों इस बात पर भी सहमत हुए थे कि द फ्यूचर रिटेल्स प्रोडक्ट्स वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अमेजन न्यू प्लान। तो उन्होंने इस बात पे भी सहमति जताई थी कि फ्यूचर रिटेल के जो प्रोडक्ट होंगे वो अमेजन के नए प्लान का हिस्सा भी होंगे। नया प्लान क्या है, विच इंटेंडेड टू डिलीवर प्रोडक्ट्स इन सिलेक्ट सिटीज, और नए प्लान के अनुसार अमेजन का ये प्लान था, ये इरादा था कि वो जो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे सिलेक्ट शहरों में, चुने हुए शहरों में, विद इन 2 hours ऑफ द कस्टमर ऑर्डरिंग दम, और वो उसको पहुंचाएंगे कस्टमर को 2 घंटे के अंदर। तो मतलब अमेजन कोई प्लान बना रहा था कि हम सिलेक्ट सिटीज में कुछ ये प्रोडक्ट्स होंगे जिनको 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा देंगे, और उन प्रोडक्ट्स में किसके प्रोडक्ट्स थे, फ्यूचर रिटेल के भी प्रोडक्ट्स थे उस एग्रीमेंट के अनुसार। फ्यूचर रिटेल हैज मोर देन 1500 स्टोर्स पैन इंडिया। फ्यूचर रिटेल के जो है 1500 से ज्यादा स्टोर है पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब कवरिंग इंडिया या होल इंडिया, तो पूरे भारत में उनके 1500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। द डील हैड ऑल्सो गिवन अमेजन अ कॉल ऑप्शन, डील ने अमेजन को एक कॉल ऑप्शन भी दिया था, विच इनेबल्ड इट, जिसने उसको अधिकार दिए थे या सक्षम बनाया था, to exercise the option of acquiring all or part of future coupons promoter future retail's shareholding in the company। तो उन्होंने उस कॉल ऑप्शन के अनुसार जो अमेजन को अधिकार मिला था किसका, ऑफ अक्वायरिंग, हासिल करने का, प्राप्त करने का, पूरा या हिस्सा, पार्ट ऑफ फ्यूचर कूपन्स प्रोमोटर फ्यूचर रिटेल्स शेयर होल्डिंग। उस प्रावधान के अनुसार अमेजन के पास जो था ना एक अधिकार था कि वो क्या कर सकते थे कि फ्यूचर कूपन में जो फ्यूचर रिटेल की शेयर होल्डिंग है, यानी फ्यूचर कूपन ऐसा समझो कि एक कंपनी फ्यूचर कूपन, उसमें फ्यूचर रिटेल का कुछ हिस्सेदारी है, तो अमेजन को वो ऑप्शन मिल गया था कि वो उस हिस्सेदारी को क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है, या वो शेयर्स वो खरीद सकता है इन द कंपनी विद इन 3 to 10 years ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के 3 से 10 साल के अंदर अंदर। तो बेसिकली अमेजन ने ये प्लान बनाया होगा ना कि अभी तो मैं क्या करता हूँ फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी ले लेता हूँ, फिर अगले 3 से 10 साल में मैं क्या करूंगा, जो फ्यूचर रिटेल की भी हिस्सेदारी फ्यूचर कूपन में वो भी मैं क्या कर लूंगा, टेक ओवर कर लूंगा। तो बेसिकली ये पैर फैलाने की कोशिश कर रहा था किसमें, इंडियन मार्केट में, किसके माध्यम से, फ्यूचर रिटेल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फ्यूचर्स एग्रीमेंट विद रिलायंस, फ्यूचर जो फ्यूचर ग्रुप के एग्रीमेंट के साथ रिलायंस, अमेजन सेट द डील वाज अ वायलेशन ऑफ द नॉन कम्पीट क्लॉज एंड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट। ये पीछे पीछे भी आ चुका है। इट हैड साइंड विद द फ्यूचर ग्रुप, द डील ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप टू इन्फॉर्म अमेजन। डील में ये भी प्रावधान था कि फ्यूचर ग्रुप जो है इन्फॉर्म करे अमेजन को बिफोर एंटरिंग इनटू एनी सेल एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टीज, कि जो फ्यूचर ग्रुप जो है अमेजन को इन्फॉर्म करे क्या करने से पहले, किसी एग्रीमेंट को करने से पहले सेल के, अगर वो किसी थर्ड पार्टी से करे। तो बेसिकली उसमें ये भी प्रावधान था कि फ्यूचर ग्रुप अगर सेल का जो कुछ एग्रीमेंट करती है किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो उससे पहले वो किसको इन्फॉर्म करेगी, अमेजन को इन्फॉर्म करेगी, लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने ऐसा नहीं किया। ऑन इट्स पार्ट, अपनी तरफ से, द फ्यूचर ग्रुप हैज सेड, फ्यूचर ग्रुप ने ये कहा है दैट इट हैड नॉट सोल्ड एनी स्टेक, कि उन्होंने कोई हिस्सेदारी नहीं बेची इन द कंपनी, उन्होंने कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं बेची, उन्होंने कहा, एंड वॉज मेरिली सेलिंग, और वो तो मात्र सिर्फ क्या बेच रहे थे, इट्स एसेट्स, वो तो अपनी सिर्फ एसेट्स बेच रहे थे, एंड हैड देयरफॉर नॉट वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरीके से उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का। तो फ्यूचर ग्रुप ने आगे तो ये बोल दिया कि भाई हम तो कोई हिस्सेदारी बेच ही नहीं रहे, हम तो अपनी एसेट्स बेच रहे हैं।
अब एसेट का मैंने डेफिनेशन आपको पिछले वीडियो में बताई थी। एसेट क्या है? कोई भी वो चीज जो आपको कमा के दे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, या जल्दी से कैश में तब्दील हो जाए, उसको एसेट बोलते हैं। तो फ्यूचर ग्रुप ने कहा हम तो अपने एसेट्स बेच रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, मतलब वेयर हाउसिंग का मतलब बिल्डिंग है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब हमारी ट्रांसपोर्ट की एक चेन है, इतने हमारे लोडर हैं जिनसे हम सामान लाते हैं, बेचते हैं, ये बेच रहे हैं हम तो सिर्फ, और तो कुछ बेच ही नहीं रहे। अलॉन्ग दीज लाइन्स अमेजन ऑल्सो सेंट अ लेटर। अलॉन्ग दीज लाइन्स का मतलब क्या है? इस मुद्दे को फॉलो करते हुए या डील करते हुए उस मुद्दे के साथ, अमेजन ऑल्सो सेंट अ लेटर टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अमेजन ने क्या करा, एक पत्र भी भेजा सेबी को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, आस्किंग देम, उनसे ये मांग करते हुए, नॉट टू अप्रूव द फ्यूचर रिलायंस डील, की वो अप्रूव ना करे, सहमति ना दे, स्वीकृति ना दे फ्यूचर रिलायंस डील को, एज देयर वाज एन इंटरिम स्टे ऑर्डर, क्योंकि एक इंटरिम मतलब टेम्पररी, एक टेम्पररी स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। कहाँ से? इस मुद्दे पे एक टेम्पररी स्टे ऑर्डर उनके पास है। स्टे ऑर्डर बेसिकली जैसे आपने सुना होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे लगा दिया का उन्होंने मतलब क्या बोला कि कोई भी कानूनी कार्रवाई इसमें आगे नहीं होगी, या जो भी डील हुई है उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी, अभी यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इस पर अभी क्या चल रही है, इस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, या इस पे कोर्ट में केस चल रहा है, या आर्बिट्रेशन चल रही है। तो अमेजन ने कहा कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है इंटरिम, तो इसीलिए क्या है कि सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इस डील को अप्रूव ना करें। आस्किंग द एजेंसीज टू टेक नोट ऑफ द स्टे ऑर्डर, एजेंसीज को ये बोलते हुए कि वो इस स्टे ऑर्डर को अपने संज्ञान में लाएं। अमेजन इज लर्न टू हैव सेड, तो ऐसा भी पता है कि अमेजन ने ये भी कहा है दैट इफ द डील वेंट अहेड, कि अगर ये डील जो है आगे बढ़ती है, इट वुड शो कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अमेजन क्या है पूरे विश्व में जो है कंपनीज को ये दिखाएगा दैट ऑर्डर्स बाय रेप्यूटेड ट्रिब्यूनल्स, कि जो रेप्यूटेड ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल वो कमेटी है, वो बोर्ड है जो सुलझाने के लिए गठित किया जाता है। मान लीजिए विवाद हो गया कोई, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, वो थर्ड पार्टी बन के दो लोगों के जिनके बीच में विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश करता है। तो अमेजन ने बोला कि मैं ये दिखाऊंगा दुनिया को कि जो रेप्यूटेड ट्रिब्यूनल है, जैसे कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, SIAC, उनको भारत जैसे देश में रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि भाई अमेजन तो किससे स्टे ऑर्डर ला रखा है, SIAC से ला रखा है। तो अगर फिर भी क्या होता है कि डील आगे बढ़ जाती है, तो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, अमेजन कह रहा है कि भारत में SIAC जैसे ट्रिब्यूनल का कोई आदर नहीं है। अच्छा, इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, अमेजन इज लर्न टू हैव सेड। अब ये जो है ना, इज लर्न टू हैव सेड का मतलब कि ऐसा कोई पुख्ता हमारे पास एविडेंस नहीं है कि उसने कहा, लेकिन हाँ सूत्रों से पता चला है कि अमेजन ने ये भी कहा है, मतलब ऑफिशियली ये बात नहीं बोली गई, अनऑफिशियल है। तो पैटर्न है, एक समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज फ्यूचर हैव टू से अबाउट अमेजन कंटेंशन, तो फ्यूचर ग्रुप जो है उसका क्या कहना है अमेजन के इस कंटेंशन या ये आर्ग्यूमेंट वो कर रहे हैं उसके बारे में। बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप हैज ऑलवेज मेंटेन, तो ये बियानी जी का जो फ्यूचर ग्रुप है उसने हमेशा ये कहा है, मेंटेन करा है, दैट इट हैज डन नो रॉन्ग, कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, एज फार एज द डील विद अमेजन इज कंसर्न, कि अगर हम अमेजन से डील की बात करें तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया, ये हमेशा बात उन्होंने मेंटेन की। द कंपनी हैज ऑल्सो असर्टेड, कंपनी ने ये भी असर्ट किया है, जब हम किसी चीज को असर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांगली बोलते हैं उसको, दैट इट्स डील विद रिलायंस रिटेल विल गो फॉरवर्ड, कि उनकी जो डील है रिलायंस रिटेल के साथ वो आगे बढ़ेगी, एज प्लान, जैसे कि प्लान की गई है, एंड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, और शेड्यूल के अनुसार, यानी जो समय सीमा में होना चाहिए वो होगा। इन एन अपडेट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ ऑन संडे, तो स्टॉक एक्सचेंजेस को अपडेट देते हुए बेसिकली अमेजन ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जब बोला कि वो उनको स्वीकृति ना दे, तो फिर क्या है, अब फ्यूचर ग्रुप भी तो अपनी बात रख रहा है उनके आगे, तो अपडेट करते हुए उन्होंने क्या कहा, फ्यूचर रिटेल वाइल रीआइटरेटिंग दीज थिंग्स, जब हम किसी चीज को रीआइटरेट करते हैं तो उसको रिपीट करते हैं बार बार जोर देके, तो फ्यूचर ग्रुप ने ये बातें रिपीट करी, और ऑल्सो सेड, और ये भी कहा दैट द कंटेंशंस रेज्ड बाय अमेजन, की ये जो विवादास्पद बातें जो हैं जो अमेजन द्वारा रेज की गई हैं वर एंटायरली मिसकंसीव्ड, ये पूर्ण रूप से मिसअंडरस्टूड है, गलत समझी हुई बातें हैं। द कंपनी इन फैक्ट वेंट ऑन टू से, कंपनी तो ये भी ये तक कह दिया दैट इट वाज अ बिट रिच फॉर अमेजन टू मेक द आर्ग्यूमेंट दैट फ्यूचर रिटेल वाज मिसलीडिंग इट्स शेयर होल्डर्स। अब ये जो बिट रिच है ना, तो जैसे कभी कभी हम बोल देते हैं इट इज अ बिट रिच कमिंग फ्रॉम यू, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हो वो तो खुद ही इसी चीज का दोषी, और वो ऐसा बोल रहा है, मतलब खुद उसने चोरी करी, वो हमें बोल रहा है कि तुमने चोरी करी। तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने तो ये तक बोल दिया कि इट वाज अ बिट रिच फॉर अमेजन टू मेक द आर्ग्यूमेंट, तो ये तो अमेजन अगर ये बोल रहा है
कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को मिसलीड करा, तो अमेजन ये कैसे बोल सकता है, क्योंकि अमेजन पे तो खुद ही इल्जाम है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करता है, मिसलीड करता है। गिवन द फैक्ट, क्योंकि फैक्ट ये है दैट इट इज नॉट इवन द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। फैक्ट तो ये है कि कोई अमेजन शेयर जो फ्यूचर ग्रुप का तो शेयर होल्डर नहीं है ना, वो तो फ्यूचर कूपन्स का शेयर होल्डर है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है उसको मिसलीड कर रहा है। एविडेंटली अमेजन लेटर इज मोटिवेटेड बाय अदर कंसिडरेशन, स्पष्ट रूप से अमेजन का जो ये पत्र है ये मोटिवेटेड है किसी और कंसिडरेशन से, यानी कि प्रभावित है किसी और कंसिडरेशन से। फ्यूचर रिटेल एलेज्ड इन द अपडेट इट सेंड टू एक्सचेंज, और ये बात जो फ्यूचर, ये इल्जाम, एलेज का मतलब इल्जाम लगाना, ये इल्जाम फ्यूचर रिटेल ने लगाया जो अपडेट उन्होंने एक्सचेंजेस को भेजी। व्हाट इज नेक्स्ट इन द फ्यूचर रिटेल अमेजन रिलायंस रिटेल सागा, तो आगे क्या होना है ये जो फ्यूचर रिटेल और अमेजन रिलायंस का जो सागा चल रहा है। हैविंग ऑब्टेन्ड एन इंटरिम स्टे, तो इंटरिम स्टे यानी टेम्परेरी स्टे हासिल करके फ्रॉम द एसआईएसी से अमेजन हैज वन, तो ये हैविंग और थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आपने पार्टिसिपल में पढ़ा हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही स्ट्रक्चर है। तो इंटरिम स्टे हासिल करके एसआईएसी से अमेजन हैज वन द फर्स्ट राउंड ऑन दिस स्पारिंग, अमेजन ने पहला राउंड जीत लिया है। ये स्पारिंग चल रही है, स्पारिंग पता है किसको बोलते हैं, स्पारिंग जो बॉक्सिंग से उठा हुआ वर्ड है, जब दो फाइटर्स ट्रेन करते हैं और वो एक दूसरे को सीरियसली हर्ट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, ट्रेन करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जोर से नहीं मारते, सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज से, तो वहां से जो है स्पारिंग वर्ड यूज होता है। हालांकि यहाँ पर उसका मतलब है फाइट। तो ये जो पहला राउंड हुआ है फाइट का, वो तो कौन जीत गया, अमेजन जीत गया। बट द फाइट इज फार फ्रॉम ओवर, लेकिन ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है, फार फ्रॉम ओवर फ्रेज है, अभी भी ये खत्म नहीं हुई है। वाइल फ्यूचर बिलीव्स दैट इट हैज डन नो रॉन्ग, जहां पर कि फ्यूचर को भी ये मानता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, इट हैज नॉनदलेस सेट असाइड, फिर भी नॉनदलेस का मतलब हाउएवर पढ़ सकते हैं, हाउएवर उसने अलग रख लिए हैं 1000 करोड़ इन एन एस्क्रो अकाउंट, एक एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट में स्टूडेंट्स ये समझो कि इस अकाउंट का पैसा और किसी पर्पस के लिए खर्च नहीं होगा, तो ये जो 1000 करोड़ है ना, ये मुख्य पर्पस के लिए खर्च होंगे, और वो क्या है, टू फैक्टर इन ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज। फैक्टर इन का मतलब ये ध्यान में रखते हुए कि प्रेजेंट में फ्यूचर में किसी प्रकार की भी अगर लाइबिलिटी होती है, पैसा देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, इसमें ये जो आर्बिट्रेशन चल रही है, ये जो टसल चल रहा है किसके साथ, विद ग्लोबल ई कॉमर्स मेजर अमेजन के साथ। अब आर्बिट्रेशन भी समझ लेते, अभी ट्रिब्यूनल वर्ड आया था, तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या था कि एक कमेटी या बोर्ड का गठन हो जाता है जो विवाद सुलझाने में मदद करते हैं, उस पूरी प्रोसेस का नाम ही आर्बिट्रेशन है। दो लोगों के बीच में विवाद है, थर्ड पार्टी को, ऐसे ऐसे गली मोहल्ले में भी तो होता है, दो अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे होते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, भाई साहब आप सुलझाओ। तो वो जो प्रोसेस है ना वो आर्बिट्रेशन है, कि तीसरा वाला आप जो बोलेगा दोनों को मानना पड़ेगा, और अगर वो दो तीन लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसको ट्रिब्यूनल का नाम ले दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू मूव द दिल्ली हाई कोर्ट, कंपनी प्लान कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने की, सीकिंग एन एक्सप्रेस अप्रूवल फ्रॉम इंडियन कोर्ट्स। सीकिंग मतलब जहां से वो क्या मांग रहे हैं, एक एक्सप्रेस अप्रूवल, तेजी से दिया अप्रूवल मांग रहे हैं इंडियन कोर्ट से, टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए, विद द डील, यानी डील को आगे बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली कंपनी प्लान कर रही है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगी कि उनको क्या मिल जाए, उनको तेजी से अप्रूवल मिल जाए इस डील को आगे बढ़ाने। सिंस इट बिलीव्स, क्योंकि वो मानती है, कंपनी मानती है, दैट द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ऑफ एसआईएसी होल्ड्स नो वैल्यू अंडर इंडियन लॉज, क्योंकि वो ये मानती है कि ये जो इंटरिम स्टे एसआईएसी ने, सिंगापुर बेस्ड जो ट्रिब्यूनल है उसने दिया है, वो भारतीय कानूनों में उसका कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, या ये भी बोला सकता है कि भारत में उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इफ फ्यूचर रिलायंस डिसाइड टू गो अहेड, अगर फ्यूचर रिलायंस जो है निर्णय लेते हैं आगे बढ़ने का, विद द डील इन स्पाइट ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, ये जो इंटरिम ऑर्डर है उसके बावजूद, इट इज लाइकली मतलब संभावना है क्या, टू पुश अमेजन टू मूव, की संभावना है कि वो पुश करेंगे अमेजन को, कि वो क्या करेंगे, टू मूव द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, कि वो अपील करेंगे ट्रिब्यूनल में, कौन सा ट्रिब्यूनल, वही सिंगापुर वाला, इन सिंगापुर, वंस अगेन फिर से, टू सीक अ फाइनल स्टे, कि उसको एक और फाइनल स्टे मिले। स्टे का मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्टे की प्रोसेस रुक जाए, इस पे, इस इश्यू पे, अंटिल द मैटर इज हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय, जब तक इस मैटर पे सुनवाई होती है और इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जब हम किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, उसको निपटारा करते हैं, उसका छुटकारा पा जाते हैं उससे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर रिलायंस जो है ना, अगर इस डील को आगे बढ़ाते हैं फ्यूचर और रिलायंस ग्रुप, तो इससे क्या होगा,
अमेजन को जो है इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो दोबारा से स्टे मांगे, फाइनल स्टे मांगे SIAC से। कब तक का? कि भाई जब तक इस पे हेयरिंग ना हो जाए, सुनवाई ना हो जाए और निपटारा ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल तो खत्म होगा और मेरे को लगता है आपको समझ भी आ गई होगी कि बात क्या हुई। ये वर्ड्स हैं, स्क्रीन को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको अपने पॉज करके इसको नोट करना है अपनी नोटबुक में। कुछ इंपॉर्टेंट पेयर भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे रन इनटू है, रन इनटू के 4 मीनिंग में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है, इफ यू रन इनटू प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज यू अनएक्सपेक्टेडली बिगिन टू एक्सपीरियंस देम। तो अगर रन इनटू प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज के लिए यूज होता है तो अचानक से कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करना जब शुरू करते हैं तब आप ये वाला पेयर यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही सोल्ड हिज हाउस आफ्टर ही रैन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अकस्मात उसको जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसने क्या कर दिया, अपना घर बेच दिया। तो रन रन इनटू का एक ये वाला पेयर हो गया। पास्ट में गया तो रन का बन गया रैन इनटू। ठीक है, रन इनटू का दूसरा मीनिंग है, इफ यू रन इनटू समवन यू मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, यानी अकस्मात, अनएक्सपेक्टेडली, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और किसी से अगर मिल जाते हैं, सामने टकर जाता है कोई, तो वहां पर भी रन इनटू यूज हो जाता है। सेंटेंस है, आई रैन इनटू अ स्कूल फ्रेंड इन द मार्केट। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, आई मेट अ स्कूल फ्रेंड इन द मार्केट। तो मेट नहीं लिखा, क्या लिखा, रैन इनटू लिखा। क्या मतलब हुआ इसका, कि अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था और अब एक स्कूल फ्रेंड से मिल लिया मार्केट में। आगे है तीसरा मीनिंग, इफ अ व्हीकल रन इनटू समथिंग इट एक्सीडेंटली हिट्स इट। एक्सीडेंट की बात हो रही है, व्हीकल के लिए जब आप यूज करोगे रन इनटू तो क्रैश, एक्सीडेंट की बात हो रही है। सेंटेंस, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज स्पीड एंड रैन इनटू अ ट्री, यानी वो अपनी स्पीड पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने गाड़ी भेड़ दी, किस में जाके, ट्री में गाड़ी मार दी, पेड़ में जाके। तीसरा मतलब हो गया रन इनटू। तो रन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रन इनटू समवन, रन इनटू जब हम एक्सीडेंट के सेंस में कहते हैं। और चौथा है, यू यूज रन इनटू व्हेन इंडिकेटिंग दैट कॉस्ट और अमाउंट ऑफ समथिंग इज वेरी ग्रेट। जब हम बताते हैं ना किसी चीज की कॉस्ट, दाम, या उस पर लगने वाला पैसा बहुत ज्यादा है, तब भी हम रन इनटू यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, द एक्सपेंडिचर ऑन द कोर्ट केस कुड रन इनटू लाख्स ऑफ रुपीज, यानी ये जो खर्चा है ना कोर्ट केस का, ये कितना हो सकता है, ये लाखों रुपए तक हो सकता है। 4 यूज बताया मैंने रन इनटू को, और भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, डाउन कीजिए पॉज करके, विड को भी मैंने डिस्कस कर लिया, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कट डाउन के 2 मीनिंग थे, मैंने डिस्कस कर लिए थे, नोट डाउन कीजिए। ये भी डिस्कस्ड है, नोट इट डाउन। ऐड टू वोकैबुलरी, ऐड टू वोकैबुलरी, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप फॉलो कर रहे हो इन चीज़ों को। देखो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आजकल चलन है ना स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि रोज एक आर्टिकल अखबार का। बात एक्चुअली में ये नहीं है, बात ये है कि क्या आप रोज एक आर्टिकल ऑब्जॉर्व कर सकते हो। अब ये देखो कि कम से कम 9 स्लाइड में वर्ड आए हैं, आप रोज इतने ऑब्जॉर्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करके 2 या 3 आर्टिकल पर वीक दे रहा हूँ, जिससे कि आप क्या करो, इसको ऑब्जॉर्व करो, अच्छे से दिमाग में बैठाओ। देखो क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी डज। कितना खा लिया ना उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या याद कर रहे हो, क्वालिटी क्या है उस चीज़ की, वो मैटर करती है। तो इसी हिसाब, इन बातों को दिमाग में रखते हुए इन आर्टिकल्स को पढ़िए। एनीवेज, मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही। इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।